हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नारीवाद। और इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम एक एक करके उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे और एक ही वीडियो में जो 4-5 तरीके से के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पर आता है कि नारीवाद क्या है और नारीवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे बनता है, नारीवाद क्या है, नारीवाद के विभिन्न चरण या फिर नारीवाद की विभिन्न लहरों की व्याख्या कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है इस पे ये आता है, सिमोन दी बुआ का एक कोटेशन है जिसमें कहा जाता है कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, इस संदर्भ में नारीवाद की व्याख्या कीजिए। एक और जो क्वेश्चन इससे बन सकता है इस टॉपिक से वो ये है कि नारीवाद क्या है और नारीवाद के समक्ष वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से आ सकते हैं आपके। और मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि ये जो 4-5 तरीके के क्वेश्चन हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से टैकल किया जा सके, आसानी से उसका आंसर लिखा जा सके। तो चलिए हम पहले इसको शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले परिचय से। तो नारीवाद एक्चुअली में है क्या? तो नारीवाद एक ऐसी अवधारणा या एक ऐसी विचारधारा है जो एक पितृसत्तात्मक जो समाज हमारे समाज में चली आ रही है उसके खिलाफ ये एक तरीके से आवाज़ उठाई गई, जिसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में समान अधिकार देने की वकालत की गई। और इसके जो विचारक रहे हैं, जैसे कि मान लें आप मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हों या फिर कैरोल पैटमैन हों, सिमोन दी बुआ हों या फिर वंदना शिवा हों, ये जितने भी नारीवादी विचारक रहे हैं इन्होंने महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करी। यानी कि जिस तरीके से पुरुषों को अधिकार प्रदान है उसी तरीके से महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए नारीवादी विचारधारा जो है उभर कर सामने आई नारियों के पक्ष में बात करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इंट्रो। नारीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत पुरुष की तरह महिलाओं के लिए भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की मांग की जाती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता की पैरवी करता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था जो दमनकारी पुरुष प्रभुत्व वाला है उसको समाप्त करके महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता की मांग की जाए। आगे क्या है, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट जो नारीवाद की प्रमुख समर्थक मानी जाती है, उन्होंने एक रचना लिखी, एक किताब लिखी जिसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें महिलाओं के लिए पुरुषों की तरह ही समान अधिकार का इन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा और कौन कौन से जो नारीवादी समर्थक हैं, तो उनका नाम है कैरोल पैटमैन, सिमोन दी बुआ, वंदना शिवा, ये जो हैं और अन्य नारीवादी विचारक हैं जिन्होंने क्या करा, जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था था उसका इन्होंने विरोध किया और नारी के समान अधिकारों का समर्थन इन्होंने किया। तो हम इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से नारीवाद जो है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है और पुरुषों के समान अधिकार की मांग करता है। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है सेक्स और जेंडर। चूंकि नारीवाद का जो मेन जो मुद्दा है वो है सेक्स और जेंडर जो है, इसके ऊपर इनका प्रमुख विचार देखने को मिलता है और ये सेक्स और जेंडर को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो नारीवाद का जो मूल आधार है ये यही है, इसी के ऊपर आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर, सेक्स और जेंडर को आधार बनाकर इन्होंने अपने विचार को जो है वो प्रस्तुत किया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नारीवादियों का क्या मानना है? नारीवादियों का मानना है कि जो सेक्स है ना ये एक नेचुरल और जैविक, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैविक निर्धारण है, प्राकृतिक निर्धारण है और एक तरीके से ये जैविक है। लेकिन वहीं जेंडर की जब ये बात आती है तो इनका मानना है कि जेंडर जो है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक रचना है जिसका निर्माण या जिसकी रचना जो है वो समाज द्वारा किया गया है। उसकी कुछ मूल मान्यताएं हैं जिसकी वजह से ये जेंडर का निर्माण हुआ है। तो ये सेक्स और जेंडर दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्स एवं जेंडर की अवधारणा नारीवाद का मूल आधार है। सेक्स एक प्रकार का क्या है, जैविक एवं प्राकृतिक निर्धारण है, तो वहीं जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक रचना है। महिला एवं पुरुष समान पैदा होते हैं परंतु सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा जेंडर का निर्धारण कर दिया जाता है। जैसे कि
जन्म से ही लड़की और लड़कों के परवरिश में अंतर देखने को मिलता है कि लड़कों को जो है लड़कियों के लिए कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स बना दिया जाता है, लड़कों के लिए अलग कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं कि लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो केयरिंग होती है। वहीं लड़कों के लिए क्या रूल बनाए जाते हैं कि लड़कों का गेम भी अगर देखोगे ना, लड़कियों के गेम और लड़कों के गेम, तो उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लड़कियों को गुड्डे गुड़िया का खेल खिलाया जाता है, वही लड़के जो है वो क्रिकेट, फुटबॉल, ये ऐसी चीज़ें जो है वो बचपन से ही इनको सिखाया जाता है और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि बचपन से ही उनके परवरिश में ही अंतर रखा जाता है और उनके अंदर समाज कुछ ऐसे मूल्यों को गढ़ने की कोशिश करता है जो समाज में विभाजन लाता है। हम देख सकते हैं कि लड़का और लड़की के लिए खिलौने, कपड़े और रंगों से लेकर उनके व्यवहार तक को अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने दिखाया यहाँ पे कि जैसे लड़कियों के लिए निम्नलिखित गुण बताए गए। क्या क्या? लड़कियाँ उधर उधर नहीं घूमती, लड़कियाँ कोमल होती है, घर का काम करती है, केयरिंग होती है इत्यादि। ये लड़कियों के रूल्स बताए गए, ये लड़कियों के काम बताए गए कि लड़कियां ये काम करती हैं। तो बचपन से ही उनको लड़कियों की तरह एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, इन कामों के द्वारा जो है उनको लड़की बनाने की कोशिश की जाती है। वहीं लड़कों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के बहुत बहादुर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बाहर का काम करते हैं, मजबूत होते हैं इत्यादि। तो ये सारे जो हैं क्या था, ये एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स था जो समाज द्वारा बनाया गया और इसी समाज द्वारा बनाई गई संरचना के द्वारा जो है जेंडर का निर्धारण होता है। ठीक है, इसी आगे देखते हैं हम आगे। तो इसी प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से जेंडर का विभाजन कर दिया जाता है। इसलिए सिमोन दी बुआ जो है वो कहती हैं कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है। औरत जो है वो समाज द्वारा बनाई जाती है। तो इनका जो एक क्वेश्चन इस पे आता है कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, इस संदर्भ में नारीवाद की व्याख्या कीजिए। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस जो है वो एलोबरेट करके बताना पड़ेगा, तो आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए नारीवाद हमेशा जेंडर और उसकी भूमिका की आलोचना करते हैं क्योंकि यही सब कारण है जो महिलाओं को अधीनता की स्थिति में रखते हैं। कोई भी प्राकृतिक भेद को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन समाज द्वारा जो निर्मित किया गया है, जो निर्माण किया गया है, उसको अवश्य बदला जा सकता है। इसी वजह से सिमोन दी बुआ जो है, सॉरी यहाँ पर श्रीमान जी हो गया है, सिमोन दी बुआ का मानना है कि समाज द्वारा निर्मित जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सेक्स और जेंडर में जो है वो डिफरेंस नारीवादियों द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है नारीवाद के विभिन्न प्रकार। तो नारीवाद के विभिन्न प्रकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3-4 प्रकार के नारीवादी विचारधारा देखने को मिलती है, जिसमें पहला जो आ जाता है वो है उदारवादी नारीवाद, दूसरा है समाजवादी नारीवाद, तीसरा है उग्रवादी नारीवाद और चौथा है उत्तर आधुनिकतावाद नारीवाद। इन हम चारों प्रकार के नारीवादियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले नारीवादी से, जिसका नाम है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद की जो बेसिकली मान्यता है दोस्तों वो ये है, इनका मानना है कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है और पुरुषों की तरह महिलाएं भी विवेकशील होती हैं। इनमें भी पुरुषों की तरह सभी प्रकार की क्षमताएं उपयुक्त मात्रा में होती हैं, इसलिए समाज में इनको भी समान अवसर मिलना चाहिए। ये बेसिकली महिलाओं के लिए पुरुषों की भांति जो है समान स्वतंत्रता, समान अधिकारों की मांग करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1890 के आसपास में मानी जाती है और ये 1920 के आसपास तक चलती है। इसमें उन सभी नारीवादियों को रखा जाता है जिन्होंने शुरुआती दौर में महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता पर बल दिया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जेएस मिल और मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को शामिल किया जाता है। इन्होंने महिलाओं के लिए समान व निष्पक्ष अवसर की मांग करी, राजनीतिक समान अधिकारों की मांग करी, यानी कि समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करी। उदारवादी नारीवादियों का मुख्य रूप से मानना है कि मनुष्य जो है, अभी जैसा कि मैंने बताया, इनका मानना है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और पुरुषों की तरह महिलाएं भी विवेकशील होती हैं, तो उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा और क्या मान्यता है इनकी, तो इन्होंने जो है कानूनी असमानता को समाप्त करने पर बल दिया। मुख्य रूप से किस पे बल दिया, तो उदारवादी नारीवादियों ने कानूनी जो असमानता है उसको समाप्त करने पर यह बल देते हैं। साथ ही साथ ये मताधिकार के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार
की मांग करते हैं, यानी कि मताधिकार के क्षेत्र में पुरुषों की तरह ही ये अधिकार की मांग करते हैं। महिलाओं के लिए वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि न्यूजीलैंड वो प्रथम देश बना जिन्होंने 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। इसके बाद अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो वहीं ब्रिटेन में 1918 में आंशिक रूप से तथा 1928 में पूर्ण रूप से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ब्रिटेन में 1918 में जो आंशिक रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया, उसमें केवल उच्च जाति के वर्ग के लोग महिलाओं को जो है वो अधिकार दिया गया था, लेकिन 1928 में पूर्ण रूप से सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो बेसिकली जो उदारवादी नारीवाद है वो महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। दूसरा जो नारीवाद आ जाता है वो है समाजवादी, या फिर हम उसको मार्क्सवादी नारीवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इनका मानना है कि जो महिलाओं का जो शोषण है ना, इसका मूल कारण है आर्थिक असमानता। यदि हम इस आर्थिक असमानता को समाप्त कर देते हैं तो महिलाओं का जो शोषण है वो समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली इनका मानना है कि चूंकि आप देखेंगे कि जिन देशों में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता है या जिन देशों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन देशों में महिलाओं की स्थिति जो है बहुत बेहतर है, और जिन देशों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति निम्न है वहां पर महिलाओं का शोषण ज़्यादा देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में चूंकि महिलाओं की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, इसलिए वहां पर महिलाओं का शोषण कम देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में, अफ्रीकी कंट्रीज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसी वजह से वहां पर महिलाओं का शोषण अधिक देखने को मिलता है। तो चूंकि इनका मानना है कि महिलाओं के शोषण का जो मुख्य कारण है ना वो आर्थिक असमानता है, और वे ये आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। तो इनका मानना है कि महिलाओं का शोषण का कारण जो है वो आर्थिक असमानता है, जैसा कि महिलाओं को उनके घर के कार्यों के लिए कोई आय नहीं मिलता, जबकि पुरुषों को बाहर के कामों के लिए क्या दिया जाता है, वेतन मिलता है। जबकि पुरुष महिलाओं के कारण ही घर के बाहर काम कर पाने में सक्षम होते हैं। वो कैसे? तो चूंकि महिलाएं जो है पुरुषों के लिए घर का काम करके रखती हैं, तभी पुरुष घर से बाहर निकल के बाहर का काम करने में सक्षम हो पाते हैं। यदि महिलाएं ये घर का काम नहीं करेंगी तो पुरुषों को वो आकर काम करना पड़ेगा, और वो अपने लिए बाहर के काम के लिए वो टाइम पुरुष नहीं निकाल पाएंगे। तो इनका मानना है कि चूंकि जो है महिलाओं के कारण ही पुरुष घर के बाहर को काम करने में सक्षम हो पाते हैं। महिलाओं की स्थिति बंधुआ की तरह है, चूंकि महिलाएं पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर रहती हैं, इसलिए घर में महिलाएं आर्थिक कारणों से पुरुषों के अधीन रहती हैं। और इनका मानना है कि यदि कहीं पर महिलाओं को घर से बाहर काम करने का अवसर मिलता भी है तो वहां भी महिलाओं के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। कैसे? कि उनको समान कार्य के लिए पुरुषों की तरह ही समान वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। तो वो इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध करते हैं और इसको समाप्त करने के पक्ष में है। अगला जो नारीवाद आ जाता है वो है रेडिकल नारीवाद, जिसको हम उग्रवादी नारीवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं? तो इनका ये जो उग्रवादी नारीवाद जो है इसका उदय 1960 के दशक में हुआ, और इसके जो प्रमुख समर्थक हैं, यहाँ पर ये मिस्टेक से दोस्तों लिखा गया है श्री मोहन जी, ये हैं सिमोन दी बुआ। आगे आपने देखा होगा पहले जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है वहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो क्या है? सिमोन दी बुआ। तो इसके जो प्रमुख समर्थक माने जाते हैं सिमोन दी बुआ मानी जाती हैं, कैरल पैटमैन माने जाते हैं। उग्रवादी नारीवाद जो है समाज में मौजूद सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जो विभाजन है इसको समाप्त करने पर बल देते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं के शोषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो विभाजन है ना, यही महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है। और इनका मानना है कि चूंकि पितृसत्तात्मक समाज जो है, इस समाज की वजह से, पितृसत्तात्मक समाज की वजह से महिलाओं के जीवन को महिलाओं को जो है घर की चार दीवारी में कैद करके रख दिया गया है, और उनको जो है उसका निजी क्षेत्र मानकर उनका शोषण किया जाता है। तो इसी वजह से इनका मानना है कि इनके शोषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन, इसीलिए इस विभाजन को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और मान्यताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो और क्या मान्यताएं? पितृसत्तात्मकता के प्रभाव के कारण पुरुषों ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं को अपने अधीन बना लिया है। इसके अलावा उग्रवादी जो नारीवाद है
वो विवाह को अधीनता का मुख्य कारण मानते हैं। इनका मानना है कि जो विवाह है इसी वजह से महिलाओं को जो है घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया जाता है और यही इनकी अधीनता और इनके शोषण का एक मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है इनका मानना है कि महिलाओं के लिए समानता एवं स्वतंत्रता स्थापित करने हेतु पितृसत्तात्मक प्रणाली को समाप्त करना होगा। और क्योंकि पितृसत्तात्मक प्रणाली का आधार जो है परिवार है, अतः ये परिवार को नष्ट करने पर बल देते हैं। इनका मानना है कि अगर पितृसत्तात्मक प्रणाली को नष्ट करना है तो हमें परिवार को नष्ट करना पड़ेगा और तभी जो है महिलाओं का शोषण समाप्त किया जा सकता है। अगला जो आ जाता है नारीवाद के प्रकार में, वो आ जाता है उत्तर आधुनिकता नारीवाद। इनका मानना है कि दुनिया की सभी महिलाओं को ना एक वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाली महिलाओं की समस्याएं एक समान नहीं होती हैं। जैसे अमेरिका की महिलाओं को ले लो या अफ्रीकन महिलाओं को ले लो, इनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, अतः इनको एक वर्ग में रखा नहीं जा सकता है और इनको एक वर्ग में रख के इनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अमेरिका में रहने वाले श्वेत महिलाओं की, तो उन श्वेत अमेरिका में रहने वाले श्वेत यानी गोरी महिलाओं के जो समस्याएं हैं या उनकी जो मुख्य समस्या है वो क्या है, तो वो है पितृसत्तात्मक समाज। केवल इस पितृसत्तात्मक समाज की वजह से उनका शोषण होता है। लेकिन हम बात करें कि अमेरिका में ही रहने वाली अश्वेत महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनका शोषण का जो मुख्य कारण हो जाता है वहां पर एक नहीं दो कारण हो जाता है। पहला कारण हो जाता है पितृसत्तात्मक समाज जो श्वेत महिलाओं के लिए भी था, और दूसरा जो कारण हो जाता है वो हो जाता है इनके साथ जो जातिगत रंग भेद किया जाता है, यानी कि जातिगत रंग भेद का ये शिकार हो जाती है और उसके कारण भी जो है इनका शोषण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो क्या कहते हैं कि सभी दुनिया की सभी महिलाओं को जो है एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनकी समस्याएं अलग अलग हैं। इसी वजह से इनके समस्याओं का समाधान करने के लिए इनको अलग अलग वर्गों में रखकर ही इनको देखना पड़ेगा। तो ये तो था नारीवाद के प्रकार। आगे हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही है और जो भी स्थिति अभी भारत में महिलाओं की है उसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है। भारत में महिलाओं की स्थिति काफी विचित्र रही है, काफी विचित्र, क्योंकि एक ओर जहां महिलाओं को देवी समान समझा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर समाज में महिलाओं की स्थिति काफी निम्न स्तर पर देखी जा सकती है। उनके ऊपर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बहुत सारी प्रताड़ना होती रहती है। यही विचित्रता भारतीय महिलाओं की है कि एक ओर तो उन्हें पूजनीय स्थान प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता में वे पुरुषों के समान भी नहीं माने जाते हैं। भारत में अगर महिलाओं की स्थिति का कारण देखा, स्थिति क्यों है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है पौराणिक ग्रंथों में महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन। जो पुराने ग्रंथ हैं, उन पुराने ग्रंथों में महिलाओं को जो है इस तरीके से दर्शाया गया है कि महिलाएं ऐसी ही रहती है, घर की चार दीवारी में ही रहती हैं। यही जो मुख्य कारण रहा है, यही महिलाओं की, भारत में महिलाओं की इस दोहरी स्थिति का कारण है। साथ ही साथ ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो भी महिलाओं की दयनीय स्थिति का जिम्मेदार है, जहां महिलाओं को पुरुषों के अधीन वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है कि एक तरफ तो उनको पूजनीय माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनको पुरुषों के समान अधिकार भी नहीं दिया जाता। तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा है, तो पौराणिक ग्रंथों में जो स्थिति का वर्णन किया गया है वो, प्लस में ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था रही है वो इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है दोस्तों, नारीवाद के मूल तत्व या फिर नारीवाद की मूल विशेषताएं। इसको जानना बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नारीवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो ये आपका वहां पर काम आ सकता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है, ये स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है। नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियां जो है वो लैंगिक प्राणी नहीं बल्कि मानव प्राणी है। नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियां केवल माता, पत्नी या बहन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए इनको, बल्कि उसे एक मानव के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियों भी पुरुषों के सामान्य योग्यता रखती हैं, उनकी तरह ही बुद्धि रखती हैं और वह भी सभी कार्य करने में योग्य हैं जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो इसीलिए महिलाओं को केवल माता, पत्नी और बहन के रूप में ना देखा जाए, बल्कि एक ह्यूमन के रूप में इनको भी देखा जाना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है, इनकी जो मूल मान्यता आ जाती है वो क्या है कि समान अधिकार और समान अवसर की वकालत करते हैं। तो नारीवादी समर्थक जो है पुरुषों की भांति जो है वो भी महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से
समान अधिकारों की मांग करते हैं। नेक्स्ट जो है पितृ प्रधानता का विरोध करते हैं, यानी कि नारीवादी जो विचारधारा है वो क्या करता है, पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसका ये विरोध करते हैं। अगला जो है परिवार नामक संस्था का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने जैसे देखा है उग्रवादी नारीवाद जो है वो क्या करते हैं, जो पितृ परिवार जो है परिवार नामक संस्था का ये विरोध करते हैं। और इनका मानना है कि चूंकि महिलाओं के शोषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, परिवार है, क्योंकि परिवार में के नाम पर ही महिलाओं को जो है घर की चार दीवारी में कैद करके रख दिया जाता है और यही इनके शोषण का मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा ये नारीवादियों का क्या मानना है, इनका मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्वनिर्भरता का समर्थन करती है। ये कहती हैं कि महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से निर्भर बनाना चाहिए, तभी जो है महिलाओं का शोषण समाप्त किया जा सकता है और उनको जो है महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी हुई और महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी अगर होती है तो उनका शोषण नहीं हो सकता है, उनका शोषण कम देखने को मिलेगा। वहीं आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नारीवाद के समक्ष मुख्य चुनौतियां। तो बेसिकली जो है नारीवाद के समक्ष जो दोस्तों तीन मुख्य चुनौतियां हैं, वो कौन कौन सी है। नारीवाद की जो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो एक मान्यता प्राप्त व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यानी कि जो पितृसत्तात्मक समाज जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वो उसका विरोध करती है, उसकी आलोचना करती है और उसके विरुद्ध महिलाओं के लिए समान अधिकार की मांग करती है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जेंडर की अपनी विशिष्ट जो पहचान है वो बहुत सारी दूसरी पहचानों से ढक जाती है। वो कैसे, यह पहचान हो सकती है जाति आधारित पहचान, नस्ल आधारित पहचान या फिर धर्म आधारित पहचान। इन पहचानों पर के आगे जो है जेंडर जो पहचान है वो ढक जाती है। वो कैसे, महिलाएं जो है खुद को महिला मानने से पहले किसी एक विशेष धर्म या फिर जाति या नस्ल से जुड़ी हुई खुद को मानती है, जिस कारण महिला अपने अधिकारों के लिए नारीवादी आंदोलन से नहीं जुड़ पाती हैं, क्योंकि वे अपने धर्म, जाति या नस्ल का विरोध करने में असमर्थ होती हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो और भी ज़्यादा जटिल है। वो जटिल कैसे है कि जेंडर का जो विभाजन है वो सीधे तौर पर शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जिसमें पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले जो लोग हैं वे हमेशा क्या करते हैं कि अपनी वर्चस्वकारी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या करते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों का, या हम यूँ कह सकें कि अपने पर्सनल लॉ का सहारा लेते हैं। यानी कि जहाँ पर भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को हम जब अधिकारों की बात करते हैं और उनके लिए हम समान अधिकार, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो होता क्या है कि ये जो पर्सनल लॉ, कुछ जो धर्म है वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल लॉ का सहारा लेकर और ये बताने का प्रयास करते हैं कि उनके धर्म में महिलाओं के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वे अपने धर्म में समानता के लिए भी राजी नहीं हो पाते हैं और वो ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए जो है समानता उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। तो तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो यही है। नेक्स्ट आ जाता है नारीवाद की आलोचना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि नारीवाद क्या है और नारीवाद का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, नारीवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो वहां पर नारीवाद की आलोचना जो है आपको पता होना चाहिए। तो हम इसकी 3-4 आधारों पर आलोचना कर सकते हैं। ये जो सिद्धांत है, व्यक्तिवादी सिद्धांत पितृसत्तात्मक सत्ता की आलोचना करने की बजाय व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल देता है, इसलिए नारीवाद का मुख्य उद्देश्य गौण हो जाता है। दूसरी जो आलोचना आती है दोस्तों, जातिवाद पर अधिक बल देता है ये, जिससे क्या हो जाता है कि इसमें एकजुटता नहीं बन पाती है, इससे सामूहिक कार्यविधि में बाधा आती है, जिसके कारण यह आंदोलन, नारीवादी जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाता है। तीसरा जो है, यह सिद्धांत महिला पुरुष समानता में विश्वास करते हैं, इसलिए इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यदि हम स्त्री को पुरुष के समान रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुरुष बनाने की चेष्टा करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा उग्रवादी जो नारीवाद है वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जो विभाजन है उसको समाप्त करना चाहते हैं। अगर ऐसा करें, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन को हम समाप्त करते हैं, तो इससे क्या होगा, तो इससे जो सामाजिक संरचना है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा एक और आलोचना इस आधार पर की जा सकती है इसकी कि उग्रवादियों का मानना है कि परिवार नामक जो संस्था है वो बुरा है, इसलिए परिवार नामक संस्था का अंत होना चाहिए। तो चूंकि अगर परिवार नामक संस्था का अंत हो गया तो हमारी जो सामाजिक संरचना है
वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा निष्कर्ष, कि निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि नारीवादी जो विचारधारा है वो राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसने महिलाओं का नेतृत्व करते हुए समाज में महिलाओं के समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। वर्षों से चली आ रही पुरुष प्रधानता को इसने चुनौती पेश की और महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। तो इस तरीके से हमारा नारीवाद जो टॉपिक है ये समाप्त होता है, जहाँ पर आपने नारीवाद के ऊपर जो अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने इसमें देखा है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।